ये आपका पहला ब्लॉक है जिसको हम लोग कहते हैं एस ब्लॉक। ये आपका एस ब्लॉक है, आप भूलिए मत, ये एस ब्लॉक है। ये आपका दूसरा ब्लॉक है जिसको हम कहते हैं पी ब्लॉक, याद रहे, ये है आपका पी ब्लॉक। ये आपका तीसरा ब्लॉक है, ये आपका तीसरा ब्लॉक है जिसको हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक। और नीचे आपको चौथा ब्लॉक नज़र आएगा और इसे कहते हैं एफ ब्लॉक। तो ये टोटल 4 ब्लॉक्स के अंदर पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने डिवाइड किया है। 4 ब्लॉक्स के अंदर डिवाइड करने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, बहुत ध्यान से समझें। अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक की बात करें, अगर हम सिर्फ एस ब्लॉक की बात करें तो एस ब्लॉक के अंदर हमें ऐसे एलिमेंट्स मिलते हैं जो अल्कलाइन नेचर के हैं, अल्कलाइन यानी कि जो बेसिक नेचर के होते हैं, और साथ ही साथ वो एलिमेंट मिलते हैं जो मेटल होते हैं बेसिकली। केवल एक एक्सेप्शन है, वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे जो हैं वो मेटल्स हैं। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी कि ये H+ आयन को प्रोड्यूस कर सकता है। इस वजह से इसको प्लेस तो यहाँ किया गया है, लेकिन ये सारे के सारे मेटल्स की प्रॉपर्टी नहीं रखता है। तो पहला ब्लॉक आपका है एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के अंदर आपको क्या मिलेगा, एस ब्लॉक के अंदर आपको मिलेंगे वो सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल्स, लाइट मेटल्स, और ये सारे के सारे अर्थ के अंदर से ही निकाले जाते हैं। दूसरे पे आते हैं दोस्तों, दूसरा है आपका पी ब्लॉक। पी ब्लॉक के अंदर बेसिकली कई फैमिलीज़ हैं। सबसे पहली फैमिली है बोरॉन की फैमिली, आप देख सकते हैं ये है आपके बोरॉन की फैमिली, ये है आपके कार्बन की फैमिली, ये है नाइट्रोजन की फैमिली, ये ऑक्सीजन की फैमिली, ये फ्लोरीन की फैमिली। अलग अलग फैमिलीज़ हैं। इसमें ही आपको ये ग्रीन कलर का एक स्नेक नज़र आएगा। देखिए ये आपको जो ग्रीन कलर का स्नेक नज़र आ रहा है, ये मेटेलॉइड की प्रॉपर्टीज़ को दिखाता है। ये सारे एलिमेंट्स जो है वो मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर पूरी तरह से ना ही मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है, ना ही पूरी तरह से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। ये मेटेलॉइड्स होते हैं। इसके साथ ही साथ आप देख पाएंगे कि यहाँ आपको इतनी दूर में सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल मिलेंगे। नॉन मेटल वो एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल के जस्ट अपोजिट होती है, मेटल के जस्ट अपोजिट होती है इनकी प्रॉपर्टी। ध्यान में रखें, इनकी प्रॉपर्टी मेटल के जस्ट अपोजिट होती है। यानी कि अगर मेटल डक्टाइल है तो ये नॉन डक्टाइल होंगे, मेटल अगर सोनरस है तो ये नॉन सोनरस होंगे, मेटल अगर मैलिएबल है तो ये नॉन मैलिएबल होंगे, और मेटल ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में अगर पाया जाता है तो ये लोग बेसिकली लिक्विड या फिर गैस के स्टेट में पाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में होना चाहिए। मेरा काम है आपको पीरियोडिक टेबल का एक कायदे का ओवरव्यू दे देना, ताकि आपके सामने जब भी पीरियोडिक टेबल आए तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। आते हैं भैया नोबल गैसेस की तरफ। ये है आपका नोबल गैस, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और लास्ट में आपको पड़ता है ऑर्गेनेसॉन। तो ये सारे जो है वो नोबल गैस होते हैं। ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव होते हैं। नॉर्मली ये रिएक्शन नहीं करते हैं, स्पेशल केसेस में रिएक्शन करते हैं, लेकिन वो हायर स्टडीज़ में जानना है। तो इसमें आपको हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन का कम से कम सही जानकारी आपको होना चाहिए। इनके सारे के सारे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये ध्यान में रहे, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलिए, ये 2 चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी आई होप। और अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ करके आते हैं हम लोग डी ब्लॉक पे। भैया डी ब्लॉक जो है वो हमारे लिए बहुत स्पेशल है। ये होता है ट्रांजिशन मेटल। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो कहलाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। ये है आपका ट्रांजिशन, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। आखिर ट्रांजिशन क्यों कहते हैं, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल के बीच का एक ब्रिज होता है। ये दोनों को बीचों बीच से
कनेक्ट करता है। इसमें बेसिकली हैवी मेटल्स पाए जाते हैं जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ही ज़्यादातर निकाले जाते हैं। जैसे आपको कुछ एग्जांपल दे दूं, आयरन आप बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ होंगे, जिंक, कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, क्रोमियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, यूट्रियम, आप देख सकते हैं ये सारे के सारे जो हैवी मेटल्स हैं ये सारे अर्थ क्रस्ट के अंदर ही पाए जाते हैं। और इनको ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं, दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो वो बच्चे जो प्रेजेंट टाइम में क्लास 10th में हैं उन्हें कम से कम की बात कर रहा हूँ, ये एस ब्लॉक पूरा याद होना चाहिए, पी ब्लॉक कम से कम इतना प्रिपेयर होना चाहिए और डी ब्लॉक कम से कम इतना प्रिपेयर होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि आप अगर बिलोंग करते हैं 10th क्लास से तो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स याद नहीं करने हैं क्योंकि वो सारे एलिमेंट्स से सवाल नहीं पूछेगा। वो आपको कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज, कुछ स्पेशल केसेस से ही सवाल बनाएगा। जैसे ये लाइन पूरा, ये लाइन पूरा, ये लाइन पूरा, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, और ये वाला जो हिस्सा है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए क्योंकि सवाल बेसिकली यहीं से बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और नीचे आते हैं। अब आपको एक कुछ स्पेशल कैटेगरीज़ की बात करने जा रहा हूँ मैं, जिसमें से आपका एफ़ ब्लॉक आता है। और एफ़ ब्लॉक को पहले मैं यहाँ इरेज करूँगा और ये 2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊँगा। पहले आप बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करिए। ये 2 चीज़ें देखिए, यहाँ लिखा है 57 से 71, 57 से 71 यहाँ से हटा दिया गया है, 57 से 71 के एलिमेंट्स को यहाँ डाल दिया गया है, आप देख सकते हैं। और उसी तरह से 89 से 103 को यहाँ डाल दिया गया है। जाहिर सी बात है इसको करने के पीछे कोई बड़ा रीज़न होगा, बिना रीज़न के तो ये किया नहीं गया होगा। तो क्या रीज़न था देखते हैं। सबसे पहले तो ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जिनको एक अलग कैटेगरी बना के लिखा गया है। यहाँ पहला सीरीज़ जो है वो लेंथेनाइड सीरीज़ है। लेंथेनाइड इसलिए क्योंकि पहला एलिमेंट लेंथियम होता है और दूसरा एक्टेनाइड होता है क्योंकि पहला एलिमेंट इसका एक्टीनियम होता है। ये ध्यान में रहे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसे हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं जिनके हेल्प से हम रेडियो एक्टिविटी भी करते हैं। जैसे आपको नज़र आएगा थोरियम देखिए, पोलोनियम देखिए, एक्टीनियम देखिए, यूरेनियम देखिए। यूरेनियम को तो आप भूल नहीं सकते क्योंकि यूरेनियम से ही ज़्यादातर न्यूक्लियर वेपन्स को बनाया जाता है। तो ये बहुत हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है और उसी एनर्जी के कारण इनको क्या करते हैं, एक अलग ग्रुप बना करके इनको रखा गया है। तो ये था आपका एस, पी, डी और एफ ब्लॉक। इसके साथ ही साथ मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें और बता दूं, तो उसके पहले बात करने वाले हैं हम लोग इस लाइन के बारे में। आप ये लाइन देखिए, ये लाइन जो है एक्सेप्शनल है क्योंकि इसमें आपको रदरफोर्डियम से लेकर के यहाँ तक के जो मेटल्स हैं इनके बारे में साइंटिस्टों के पास कुछ खास जानकारी नहीं है, जिसके कारण इनके बारे में अभी तक सही से बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता है। हालांकि ये पीरियोडिक टेबल के अंदर मेंशन किया जाता है, दिखाया जाता है, बट वी डोंट हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनके बारे में। हमारे पास इनके बारे में कोई सही जानकारी, कंप्लीट नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक भी नहीं मैं मानता हूँ कि है। आप ध्यान में रखें, आप इसको ना पढ़ें कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि आप इन 2 को एकदम रट्टा मार के जाएं, इस पूरे को रट्टा मार के जाएं और इस हिस्से को रट्टा मार के जाएं, क्योंकि सवाल क्लास 10th के अंदर और 12th के अंदर ज़्यादातर केसेस में यहीं से बनाया जाएगा। याद रखें, आपको 11th के अंदर
एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पढ़ाया जाता है, जबकि 12th के अंदर डी और एफ ब्लॉक पढ़ाया जाता है। तो जो बच्चे 11th में हैं उनके लिए एस और पी ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए डी और एफ ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे क्लास 10th में हैं वो ब्लॉक के हिसाब से ना पढ़ें, उनको मैं जो जो ग्रुप बता रहा हूँ उसको बिल्कुल अच्छे से रट लें, क्योंकि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। इसके साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स की वैलेंसीज भी याद रखें, क्योंकि वैलेंसी आपको पूछ सकता है, वैलेंसी से रिलेटेड सवाल बनाए जा सकते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट भी याद रखें। तो धन्यवाद, अगली वीडियो में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।